शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में सेल साइकिल के बारे में डिटेल स्टडी किया था और साथ ही साथ माइटोसिस के बारे में डिटेल स्टडी किया था। अब हम आपको इस लेक्चर में मियोसिस के बारे में बताएंगे। मियोसिस, जिसको कि रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि मियोसिस के बाद जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है, यानी कि आधा रह जाता है। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन मियोसिस के बाद से जो गैमीट बनते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23। यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? घट के आधी रहेगी यानी कि रिड्यूस होगी। इसलिए इसको क्या कहेंगे? रिडक्शनल डिवीजन फेज। मियोसिस को अगर हम लोग डिटेल स्टडी करें तो मियोसिस को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं स्टडी के लिहाज से। एक है जिसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा है वो मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट है इसमें दो फेजेस होंगे, यानी कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। इसी तरह से मियोसिस सेकेंड में भी दो फेजेस होंगे, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड। हालांकि कुछ केसेस में जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है उसको स्किप भी किया जा सकता है, यानी कि बिना साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हुए ही कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट तुरंत उसके बाद कैरियोकाइनेसिस सेकेंड की तरफ प्रोसीड कर सकता है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में 4 मुख्य फेजेस होते हैं, दैट इज द प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। राइट, इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट है ये सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है और सबसे लंबा फेज है। ये नीट में भी पूछा गया है। इसको हम लोग अपने स्टडी करने के लिए 5 सब फेजेस में बांट सकते हैं, और वो 5 सब फेजेस हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। राइट, मियोसिस सेकेंड में 4 फेजेस होते हैं, और ध्यान रखने वाली बात है कि जो मियोसिस सेकेंड है वो लगभग माइटोसिस के जैसा ही होता है, और यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके 4 फेजेस होंगे, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। राइट, उसके बाद फाइनली साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मियोसिस फर्स्ट का कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट से कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट की तरफ
और कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट से हम लोग पहले देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट, और इसमें पहला स्टेज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लैक्टोटीन। दिस इज द लैक्टोटीन। लैक्टोटीन की खासियत यह है कि इस दौरान जो सेल है उसमें आपको सेंट्रोसोम दिखाई देंगे। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें आपको न्यूक्लियोलस भी दिखेगा, और जो क्रोमोसोम इसमें होंगे ये क्रोमोसोम लॉन्ग अनकंडेंस्ड थ्रेड की तरह से आपको दिखाई देंगे, राइट। तो दिस इज द क्रोमैटिन। तो लैक्टोटीन की खासियत यह होती है कि क्रोमैटिन्स अनकंडेंस्ड लॉन्ग थ्रेड लाइक, क्रोमैटिन्स अनकंडेंस्ड लॉन्ग थ्रेड लाइक, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। लैक्टोटीन वो स्टेज होता है जिसमें आपको क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का कंडेंसेशन नहीं दिखेगा। इसके बाद से जो दूसरा स्टेज है लैक्टोटीन के बाद वो है जाइगोटीन। आइए देखते हैं इस जाइगोटीन में क्या होता है। दिस इज द जाइगोटीन। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको सेंट्रोमियर दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज द सेंट्रोमियर जो कि पेयर में होगा एस फेज के बाद से। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो क्रोमैटिन्स होंगे वो उनमें कंडेंसेशन होने लगेगा, और कंडेंसेशन होने के बाद वो ऐसे छोटे हो जाएंगे, और छोटे होने के बाद जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल अरेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पैरेलल अरेंज हो जाएंगे। ये जो पेयर बना यहाँ पर इसको कहते हैं होमोलॉगस पेयर, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर, और इसी को हम लोग सैनोक्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें ये दिखता है कि किस प्रकार से ये क्रोमोसोम पास आने के लिए प्रोटीन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं सैनोक्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? होमोलॉगस chromosomes arranged parallel to each other by synapses. तो साइनेप्सिस वो प्रोसेस है जिससे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी तरीके से इसको डायड या फिर बाइवेलेंट या ऐसे भी कह सकते हैं कि टेट्राड स्टेज है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर एक खासियत ये है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स called bivalent or tetrad due to 4 chromatids in pair।
4 क्रोमैटिड्स इन पेयर। चूंकि आप यहाँ पर सिर्फ 2 क्रोमोसोम देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे। इस प्रकार से इस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड और इसमें 2 क्रोमैटिड, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 4 क्रोमैटिड। वास्तव में जब हम होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सिमिलर टाइप के जीन मौजूद हों। और नॉर्मली क्या होता है कि उसमें से एक क्रोमोसोम ये पैटर्नल होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो मैटरनल होता है। यानी कि एक क्रोमोसोम एक गैमीट से आता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट से। बात समझ में आई? तो इसके बाद से हम क्या करते हैं, जो तीसरा है उस पर हम जाएंगे। द थर्ड वन इज द पैचिटीन। तीसरा स्टेज है वो है पैचिटीन। पैचिटीन, ठीक है। पैचिटीन की खासियत क्या होती है कि इस दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से क्रोमैटिड्स में स्प्लिट कर जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये एक क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस होने के बाद अपने क्रोमैटिड में स्प्लिट होने लगता है। और इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के एक दूसरे से सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। दिस इज द सेंट्रोमियर। दिस इज द सेंट्रोमियर। और ये जो है वो क्रोमैटिड, ये है क्रोमैटिड, राइट। दिस इज सेंट्रोमियर और क्रोमैटिड। तो 2 क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर जुड़ा रहता है। चूंकि इसी के साथ होमोलॉगस क्रोमोसोम था तो उसके भी क्रोमैटिड स्प्लिट कर जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं। जहाँ पर ये एक दूसरे के क्रॉस करते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल विथ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या होता है, ये जगह रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर होगा रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो पैचिटीन की खासियत ये है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी ऐसे क्रोमैटिड जो अलग अलग क्रोमोसोम के होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉस एट अ पॉइंट having recombination nodule formation। recombination nodule formation। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का बनना ये एक खास बात है किसका, पैचिटीन स्टेज का। जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है तो आप जान रहे हैं कि इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में यहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, तो यहाँ इसके वजह से होगा रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस को ही हम लोग सामान्य भाषा में क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन वाली जगह है उस जगह पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में उतने पार्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। तो यहां पर एक प्रक्रिया होगी जिसको कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इन लेट पैचिटीन। क्रॉसिंग ओवर इन लेट पैचिटीन। उससे क्या होगा आप देखिए, उससे ये होगा कि जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है वो ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे, वो ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रोसेस को जिसमें ये कट के एक्सचेंज होते हैं इसको कहते हैं ब्रेकेज। दिस इज कॉल्ड द ब्रेकेज
यानी टूटा एंड क्रॉस ओवर, ब्रेकेज एंड क्रॉस ओवर। आइए इसमें फोकस करते हैं। दिस इज फॉर द ब्रेकेज, यानी कि यहाँ से ब्रेक करना, एंड क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर का मतलब यहाँ से एक दूसरे से एक्सचेंज करना, अदला बदली हो जाना, राइट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब ब्रेकेज एंड क्रॉस ओवर हो जाता है, इसके बाद इसमें होता है रीयूनियन। रीयूनियन, दिस इज कॉल्ड द रीयूनियन। और रीयूनियन होने के बाद से आप देखिए इसमें क्या होगा, ये वो जगह है, ये देखिए यहाँ पर रीयूनियन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रीयूनियन हो गया, यानी जो टूटे हुए पार्ट थे क्रोमोसोम के वो जुड़ गए, लेकिन किसके बाद, क्रॉस ओवर होने के बाद। तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, ड्यूरिंग द लेट पैचुएटिन स्टेज। बात समझ आई। अब जब ये क्रॉस ओवर हो जाता है तब आपको अगला स्टेज दिखता है, और वो जो अगला स्टेज है वो है डिप्लोटीन स्टेज। दिस इज कॉल्ड द डिप्लोटीन स्टेज। आइए देखते हैं इस डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा। दिस इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन की खासियत ये होती है कि जहां पर क्रॉस ओवर हुआ रहता है वहां पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग क्याज़मेटा। तो ध्यान रखिए हमेशा कि ये वो जगह है जहां पर बनता है क्याज़मेटा। क्याज़मेटा, दिस इज क्याज़मेटा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो डिप्लोटीन की खासियत क्या है, डिप्लोटीन की खासियत है फॉर्मेशन ऑफ क्याज़मेटा। फॉर्मेशन ऑफ क्याज़मेटा, बात समझ में आई। इसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेज आएगा प्रोफेज का, प्रोफेज फर्स्ट का, और उसको कहेंगे हम लोग डायाकाइनेसिस। तो देखते हैं डायाकाइनेसिस क्या है, और डायाकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है। तो इसके बाद की प्रक्रिया है वो है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस की खासियत ये है कि चूंकि ये लास्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का, तो इसमें जो सेंट्रोसोम जो कि पेयर में थे वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं इस प्रकार से, और उसके बाद जो क्याज़मेटा था वो क्याज़मेटा अब एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, और वो टर्मिनल पोजीशन की तरफ मूव कर जाएंगे। कहाँ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड द टर्मिनल पोजीशन। तो आइए देखते हैं कि आपको वो कैसे दिखेगा। ये देखिए जो क्याज़मेटा था वो कहाँ पहुंच गया, टर्मिनल पोजीशन पर पहुंच गया। ये देखिए क्याज़मेटा मूव टू टर्मिनल पोजीशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स शेप स्ट्रक्चर दो जगह बने थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये दूर होने लगेंगे, और उसके दूर होने के वजह से ये क्याज़मेटा टर्मिनल पोजीशन तरफ चला जाएगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे और इसी पोजीशन में रहेंगे। ठीक है। तो कई बार देखा गया है कि कुछ जो oocytes होते हैं वो या तो डिप्लोटीन या कभी कभी डायाकाइनेसिस स्टेज में कई बार ऐसे ही महीनों या वर्षों तक रह जाते हैं, जब तक कि उनमें मियोसिस सेकंड शुरू नहीं हो जाता। आप अगर ह्यूमन का oogenesis प्रोसेस पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि आफ्टर प्यूबर्टी ही मियोसिस सेकंड शुरू हो पाता है। ठीक है। आप जरा यहाँ देखिए, तो ये जो डायाकाइनेसिस है उसमें क्या होता है, ये क्याज़मेटा एट टर्मिनल एंड,
chiasmata at terminal end। ठीक है, तो डायगोनसिस की खासियत क्या है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata due to breakage of synaptonemal कॉम्प्लेक्स। तो जो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ड्यूरिंग द जाइगोटिन स्टेज, वो क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है। तो ब्रेकेज ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी डायकिनेसिस खासियत है। और ब्रेक करना मतलब वो पास थे और पास होने के बाद क्या हुआ? दूर जाने लगे, तो जो बीच के प्रोटीन फाइबर्स वगैरह उनके साथ ब्रेक कर जाएंगे। तो इसकी वजह से chiasmata टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये डायकिनेसिस है। दूसरी खास बात ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस यहाँ पर, जैसा हम लोगों ने माइटोसिस में देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर। और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर डिसअपीयर होगा ही, साथ ही साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रोफेज फर्स्ट समाप्त हुआ। डायकिनेसिस को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन फेज है बिटवीन द प्रोफेज एंड मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट वो स्टेज है जिसमें अब ये सेंट्रोमियर जब एंड की तरफ पहुंच जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे और इस क्रोमोसोम को वो क्या करेंगे? इक्वेटर पे अरेंज करा देंगे। और चूंकि फर्दर कंडेंसेशन होता जा रहा है, तो मेटाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो अपने शेप में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपको ये क्या दिख रहा है? क्रोमैटिन की तरह दिख रहा है। तो आइए देखते हैं मेटाफेज फर्स्ट। देखिए, जो मेटाफेज फर्स्ट है इसका डायग्राम हम ध्यान से देखेंगे। आप देखिए, जो सेंट्रोमियर्स हैं वो एंड की तरफ चले गए हैं यहाँ पे, और जो क्रोमोसोम है, और आपको याद होगा क्रोमैटिन थे, वो कंडेंस होके क्रोमोसोम में ऐसे बदल गए हैं इस प्रकार से। और आपको ये भी पता है कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, या क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को कई बार हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। उसी के वजह से ही जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो पेरेंट सेल से क्या होते हैं? डिफर करते हैं। माइटोसिस मियोसिस में खास बात ये भी है कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह से होते हैं, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो पेरेंट सेल से क्या होंगे? अलग होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि chiasmata वाले जगह पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जो कि अब रिकॉम्बिनेशन हो चुका है इसमें, वो ऐसे अरेंज हैं, राइट? ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम अपने शेप में आ गया है। ये यहाँ दोनों तरफ ये काइनेटोकोर है। तो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की मदद से इनको क्या करता है? अरेंज करता है बिल्कुल इक्वेटर पर। तो यहाँ खासियत ये है कि chiasmata एट इक्वेटर, इसमें मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? chiasmata एट इक्वेटर and chromosomes are on either side of equator or metaphasic plate।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये मेटाफेजिक प्लेट है, तो इसके दोनों साइड में क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और इक्वेटर पे क्या है, प्लाज्मेटा है। ये खासियत होती है मेटाफेज फर्स्ट की, राइट। मेटाफेज फर्स्ट के बाद दूसरे स्टेज में हम लोग जाएंगे, वो है एनाफेज फर्स्ट। तो दूसरा स्टेज, तीसरा इनफैक्ट एनाफेज फर्स्ट। ये जो एनाफेज फर्स्ट है उसकी खासियत ये है कि इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, आप ध्यान दीजिए ये क्या था, दिस इज द स्पिंडल फाइबर, राइट। ये जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और उसके सिकुड़ने के वजह से जो प्लाज्मेटा है वो ब्रेक कर जाएगा। तो क्या ब्रेक करेगा, प्लाज्मेटा। प्लाज्मेटा कहाँ था, प्लाज्मेटा वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था जो कि डिप्लोटीन में बना था और डायोकिनेसिस में टर्मिनल पोजीशन में चला गया था। तो ये प्लाज्मेटा ब्रेक करेगा, जिससे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, टर्मिनल पोजीशन की तरफ मूव करने लगेंगे। ये आप देखिए, ये क्रोमोसोम्स थे आपके, और प्लाज्मेटा ब्रेक कर गया है। अब इनको टर्मिनल पोजीशन की तरफ ले जाया जाएगा। किसकी मदद से, आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर काइनेटोकोर होता है, वो इसको खींच के ले जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, तो ये क्रोमोसोम भी अपने टर्मिनल पोजीशन की तरफ ऐसे जाएगा, ये देखिए, इसमें ये रिकॉम्बिनेशन के बाद वाला होमोलॉगस क्रोमोसोम का पार्ट है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह पर भी काइनेटोकोर इसको खींच के ले जा रहा है। इस तरीके से क्या होता है, एनाफेज की खासियत ये है कि क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ प्लाज्मेटा, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ प्लाज्मेटा। ये खास बात है एनाफेज फर्स्ट की, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटाफेज और एनाफेज में क्या अंतर है। मेटाफेज में दोनों अरेंज थे इक्वेटर पर, और प्लाज्मेटा ब्रेक करने से आप देखिए यहाँ पर एनाफेज में वो सेपरेट हो गए और टर्मिनल एंड की तरफ या पोल्स की तरफ वो खींच के जाने लगे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है मियोसिस फर्स्ट का, वो है टेलोफेज फर्स्ट। दिस इज द टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट के बारे में आप देखिए, टेलोफेज फर्स्ट में होगा क्या कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एंड पे चले जाएंगे, और वहां जाने के बाद से उनमें डीकंडेंसेशन होगा। जैसा कि हम लोगों ने माइटोसिस में भी देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस आ जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, और साथ में जो क्रोमोसोम है आप यहां देखेंगे वो फिर अनकंडेंस्ड हो जाएगा। और आप जैसा यहां देख पा रहे हैं इसमें थोड़ा सा पोर्शन होमोलॉगस क्रोमोसोम का पाया जाएगा। ऐसे यहां पर भी आप देखिए तो इसमें भी थोड़ा सा पोर्शन होमोलॉगस क्रोमोसोम का होगा जो कि क्रॉसिंग ओवर से आया था। तो दिस इज द टेलोफेज, जिसमें कि जो क्रोमोसोम है डीकंडेंस होके या अनकंडेंस्ड होके क्रोमैटिन फॉर्म में वापस बदल जाएंगे और फिर ये दो न्यूक्लियाई में आ जाएंगे। इसके बाद होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, और जैसा कि आप लोगों ने माइटोसिस से पढ़ा था कि साइटोकाइनेसिस में दो तरह से होता है। एनिमल सेल में इनमें बीच से कंडेंसेशन होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा, और कंस्ट्रिक्शन होने से ये दो सेल्स बन जाएंगे। और अगर ये प्लांट सेल है तो बीच में क्या बनेगा, बीच में बनेगा सेल प्लेट। तो साइटोकाइनेसिस के बाद आपको दो सेल्स मिल जाएंगे जिनको डायड कहते हैं। दीज टू सेल्स आर कॉल्ड
डायड, नॉट द डॉटर सेल। इनको डॉटर सेल कहने से अच्छा है कि इसको हम लोग डायड बोलें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डायड ऑफ सेल्स, डायड ऑफ सेल्स। और ये पेरेंट सेल से बिल्कुल डिफरेंट होंगे क्योंकि आप देख रहे हैं इनका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वो है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, इसको हम लोग कहते हैं सिमिलर टू माइटोसिस, सिमिलर टू माइटोसिस। तो आप यहां से देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड। ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप यहां देखिए कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन सेकेंड, और उसमें आएगा प्रोफेज सेकेंड। तो प्रोफेज सेकेंड में होगा क्या, आप देखिए यहाँ पर जो दो सेल्स हमारे पास डायड आए थे, फिर वापस इसमें क्या होगा, इस प्रकार से जो सेंट्रोसोम है वो स्प्लिट कर जाएगा सेंट्रियोल्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस गायब हो जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस के गायब होने के वजह से ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गए, और इनके डिसअपीयर होने के वजह से ही जो क्रोमोसोम था वो वापस अपने शेप में ऐसे आ जाएगा। राइट, ठीक है। और आप यहां भी देख सकते हैं राइट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटाफेज सेकेंड। आइए देखते हैं मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा। मेटाफेज सेकेंड में हम दोनों क्रोमोसोम को सेपरेटली दिखाते हैं आपको। इसमें सेंट्रियोल्स, ध्यान रखिए अब ये सेंट्रोमियर नहीं है, ये सेंट्रियोल्स हैं। ये सेंट्रियोल अरेंज कर देंगे दोनों क्रोमोसोम्स को इस प्रकार से इक्वेटर पर, जिससे कि जो सेंट्रोमियर हो वो सेंट्रोमियर मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर पर ही मौजूद हो। मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि इक्वेटर पर क्याज़मेटा था, और मेटाफेज सेकेंड में इक्वेटर पर क्या होगा, क्याज़मेटा होगा। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि माइटोसिस के दौरान होता है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो इक्वेटर है वहां पर सेंट्रोमियर होगा। ठीक है, ये यहाँ पर काइनेटोकोर और इससे लगा हुआ स्पिंडल फाइबर विद सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन दोनों जगह पर क्या हो रहा है कि सेंट्रोमियर एट इक्वेटर और मेटाफेजिक प्लेट and metaphasic plate and chromatids on either side
एंड क्रोमैटिड ऑन आइदर साइड। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम ऑन आइदर साइड थे, या मेटाफेज सेकेंड में क्रोमैटिड्स ऑन आइदर साइड। ये है मेटाफेज सेकेंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेलोफेज सेकेंड, सॉरी एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड में जो सेंट्रोमियर है वो ब्रेक कर जाएगा और क्रोमैटिड्स सेपरेट होके अलग अलग पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। ये काइनेटोकोर है, राइट। ऐसे ही यहां पर भी आप देखेंगे कि सेंट्रोमियर ब्रेक कर जाएगा और जो क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। राइट, तो एनाफेज सेकेंड की खासियत यह है कि सेंट्रोमियर ब्रेक्स एंड क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड। ये किस में है? एनाफेज सेकेंड में। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेलोफेज सेकेंड, जो कि लास्ट स्टेज होगा कैरियोकाइनेसिस सेकेंड का। इसमें फिर वापस वही चीजें होंगी, जो क्रोमोसोम है वो अनकंडेंस्ड हो जाएगा यानी डीकंडेंस हो जाएगा, और जो क्रोमैटिन्स होंगे वो नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा सराउंड कर लिए जाएंगे और न्यूक्लियोलस वापस रीअपीयर कर जाएगा। आप देखिए, आप यहां ध्यान दीजिए, ये जो थे ये सब अनकंडेंस हो जाएंगे और इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी अनकंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाएगी और वापस क्रोमैटिन स्टेज आ जाएगा। राइट, बात समझ में आई? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों रीअपीयर कर जाएंगे ड्यूरिंग टेलोफेज सेकेंड। तो ये दो टैग्स वापस फिर से बन गए। आप इसमें देख सकते हैं जो क्रोमोसोम था, आप यहाँ देखिए, जो क्रोमोसोम थे ये दोनों ये अनकंडेंस हो गए। ऐसे यहाँ पर भी ये जो दो क्रोमोसोम थे वो यहाँ पर क्या हो गए? अनकंडेंस्ड हो गए। ठीक है, वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बन गया। अब हम लोग फाइनल स्टेप की तरफ जाएंगे मियोसिस के, और वो फाइनल स्टेप क्या है? दैट इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सेकेंड या सेल डिवीजन सेकेंड। आइए मैं आपको यही दिखा देता हूं। साइटोकाइनेसिस सेकेंड जब हो जाएगा तो उसके बाद ये दोनों सेपरेट होकर, आप यहां देखेंगे कि ये दोनों सेपरेट हुए, और सेपरेट होने के बाद दो डॉटर सेल्स यहां से बना, और सेपरेट होने के बाद दो डॉटर सेल्स यहां से बनी। इसमें ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, दिस इज सेंट्रियोल्स। और इस प्रकार से आप यहां देखेंगे कि इस तरह से आपको 4 डॉटर सेल्स मिले। जिन 4 डॉटर सेल्स में ये जो दो थे ये पेरेंटल टाइप थे,
यानी कि बिल्कुल पेरेंट से मिलते हुए क्रोमोसोम हैं, और ये जो दोनों हैं ये रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो इस प्रकार से 50% पेरेंटल बनते हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो नया जनरेशन आता है उस नए जनरेशन में एग्जैक्टली सभी क्वालिटीज पेरेंट के नहीं होते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होता है। इसलिए मियोसिस सेकेंड को हम लोग रिकॉम्बिनेशन सेल डिवीजन भी कहा जाता है, और रिकॉम्बिनेशन का कारण जो है वो क्रॉसिंग ओवर है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे मियोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं, और वो चारों के चारों डॉटर सेल्स अपने पेरेंट से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने पास प्राप्त करते हैं। ये जरूरी है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमीट आपस में मिले तो सिर्फ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही आए। अगर मियोसिस नहीं होगा और गैमीट में भी 2n होंगे तो फिर अगली पीढ़ी में पहली पीढ़ी से डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसलिए इस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए, ध्यान दीजिए नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कभी न कभी मियोसिस होना अनिवार्य है। दुनिया में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना मियोसिस के पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको मियोसिस समझ में आया होगा। अगर आपने मियोसिस डायरी देखा है तो इससे पहले का जो मेरा लेक्चर है जिसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन माइटोसिस वाला, उसे पहले आप जरूर देख लें, तब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आगे और वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।